हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर हमारा, और आज रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में साइंस वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन कर लिया था। तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें से हमारे आरपीएससी बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है हमारे लिए आरपीएससी बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो ठीक है। 5 मार्क्स का चैप्टर है ये, और इसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है। अब ये 4 क्वेश्चन कौन से होंगे? तो देखिए, एक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पात्मक, एक होगा फिलअप यानी कि रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाएगा यानी कि लघुत्तरात्मक। ये 1 मार्क्स का हो गया, ये भी 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का, और ये होगा 2 मार्क्स का। 1 2 3 एंड 2 5। तो ये हमारा 5 मार्क्स का चैप्टर हो गया। यानी कि पहली बात तो तैयारी करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में से हमें जो बड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो याद नहीं करने हैं। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, बहुविकल्पात्मक और रिक्त स्थान में आपके लिए अवेलेबल करवा चुकी हूँ, तो आप वो शॉर्ट्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें इस चैप्टर के आपको बहुविकल्पात्मक और रिक्त स्थान या फिलअप्स मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये चैप्टर अभी इस क्लास में ही हम सबका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछी जा सकती है डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी जिसे कहा जाता है तन्यता, और मेलिएबिलिटी जिसे कहा जाता है आघात वर्धनीयता। तो वैसे तो याद आ गया होगा आपको। देखिए डक्टिलिटी मेटल्स जो हैं इनको खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इज नोन एज डक्टिलिटी। द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस क्वालिटी इज नोन एज डक्टिलिटी। यानी कि धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, और धातुओं का ये गुण तन्यता कहलाता है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, सही है। यानी कि धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। और यही गुण क्या कहलाता है? ये गुण कहलाता है इनका तन्यता या डक्टिलिटी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं मेलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता। तो जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो वर्ड से ही समझ जाए। देखिए आघात यानी होता है चोट लगना, वर्धनीय मतलब बढ़ना। यानी कि धातुओं पर जब चोट लगाई जाती है तो वो आकार में बढ़ जाते हैं, और यहाँ आकार में फ्लैट चपटे है ना, तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। यानी कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ठीक है ना। तो यहाँ हम इनको किन में बदल रहे हैं? थिन शीट्स के अंदर, यानी कि पतली चादरों में। और यह गुण क्या कहलाएगा? मेलिएबिलिटी कहलाएगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनके आंसर अब आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एलोट्रॉप्स या अपर रूप क्या है। देखिए हम जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स को देखते हैं ना, तो उनमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कुछ जो चीजें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको बाहर से देखने पर तो वो एक जैसी लगती हैं,
लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ जब हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो स्थिति थोड़ी सी अलग है। एलोट्रॉप्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यानी कि वे तत्व या वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एलोट्रॉप्स जो हैं इनके मुख्य रूप से एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं। बात करें जब कार्बन के 3 प्रमुख एलोट्रॉप्स की, तो कार्बन जो होता है हीरा यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब यहाँ देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर एकदम अलग है, कितना महंगा है। ग्रेफाइट हमारी पेंसिल की लीड, इसका स्ट्रक्चर डायमंड से बिल्कुल अलग है। और फुलरीन इसका स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही है कि बॉल जैसा होता है। कार्बन का नंबर भी इसमें 60 और मोर भी हो सकता है। तो ये तीनों ही देखने में एकदम अलग है, लेकिन जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गए डायमंड, ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये जो क्वेश्चन है आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का भी नाम लेकर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बच्ची है और वो अपनी मदर के साथ सुनार की दुकान पर जाती है अपनी मम्मी के किसी नेकलेस या चूड़ियों को साफ कराने के लिए। सुनार उनको एक लिक्विड या लोशन में डाल देता है, कुछ देर बाद निकालता है तो उनका गहना जो है वो तो अच्छे से चमकने लगता है, लेकिन जब वो उसको छूकर देखते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि वो जो गहना है उसका वजन पहले से काफी कम हो गया है। तो आप बताइए कि सुनार ने किस सॉल्यूशन में उसको डाला था और ऐसा क्यों हुआ? या तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए कि हाउ इज एक्वारेजिया प्रिपेयर्ड। एक्वारेजिया प्रिपेयर्ड यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अम्लराज, है ना। ये अम्लराज कैसे बनाया जाता है? इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज रॉयल वाटर या हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वैसे तो याद होगा आपको। तो देखिए कि इसमें काम में लेते हैं HCl और HNO3। ये तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है नाइट्रिक एसिड। याद ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका रेशियो हमें कैसे याद है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो देखो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ क्या है 3। तो जिसके साथ 3 लिखा हुआ है उसको तो 1 बार ले लो, और जिसके साथ 1 लिखा हुआ है उसको 3 बार ले लो। तो 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 mix together to make एक्वारेजिया। यानी कि 3 भाग HCl को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाने पर क्या मिल जाता है? हमें एक्वारेजिया का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये अच्छे अच्छे मेटल्स को पिघला देता है, इवन गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल भी इसके अंदर घुल जाते हैं, इसके अंदर रखने से ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर गली वली में वो आए ना गहने वगैरह साफ करने वाले, तो उनसे नहीं साफ करवाने चाहिए, क्योंकि उस सॉल्यूशन में रखकर वो भले ही पैसे कम लें लेकिन काफी सारा गोल्ड और सिल्वर हमसे उस सॉल्यूशन में ले जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सक्रियता श्रेणी जो होती है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए आपने आपकी बुक में है ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको ये बताना है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक तो सबसे ऊपर
और एक सबसे नीचे, यानी कि सबसे ऊपर जो होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी और सबसे नीचे जो होगी वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगी। तो आपको ये दोनों मेटल्स के नाम बताने जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर, अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट है। तो सबसे ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल पाई जाती है वो है के दैट इज पोटेशियम। और बात करें सबसे नीचे, तो सबसे नीचे जो है वो है Au या गोल्ड। ये यानी कि पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जबकि गोल्ड जो है ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। क्वेश्चन इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई गोल्ड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस सीरीज में सबसे नीचे गोल्ड है और उसके जस्ट ऊपर चांदी है। तो सोना और चांदी जो है ये हमारी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनका यूज गहने बनाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। इनको क्या कहा जाएगा? मिनरल्स को कहा जाएगा खनिज और ओर्स जो है इनको कहा जाएगा अयस्क। इनमें अंतर क्या है देखिए, मिनरल्स या खनिज, खनिज जैसा कि ये वर्ड बताता है खनन से प्राप्त, खनिज मतलब खनन से प्राप्त होने वाली वस्तु, खनन मतलब जमीन को खोदकर जो वस्तुएं निकाली जाती हैं उन्हें मिनरल्स या खनिज कहा जाता है। तो वो चीजें which are obtained from digging the earth surface, यानी कि जिनको जमीन में से खोदकर निकाला जाता है उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। लेकिन ओर्स और मिनरल्स में क्या अंतर है देखिए कि सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि ओर्स जो होते हैं ये हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि वो मिनरल जो कि फाइनेंशियली बेनिफिशियल है वो ही ओर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मिनरल है या हमने जमीन से खोदकर कुछ जो भी जमीन में से पदार्थ निकाले, उनका प्योरिफिकेशन करने पर, सारी प्रोसेस से गुजरने पर लगभग मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का खर्चा आता है और जो मेटल हमें वहां से मिली वो केवल 3 लाख की ही है, तो हमें 2 लाख का नुकसान हो रहा है, यानी कि वो मिनरल ओर में कन्वर्ट नहीं किया जाने योग्य है। लेकिन वही मिनरल अगर हमने निकाला और उसको ठीक करने में खर्च हमारा 5 लाख आ जाता है और वो बिक जाता है 15 से 20 लाख में, तो वो और है। ठीक है, तो मिनरल्स विच आर फाइनेंशियली बेनिफिशियल आर नोन एज ओर्स, यानी कि वो खनिज जो आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है और जिन्हें जमीन से खोदकर निकाला जाता है उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर याद हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज गैंग। 6 है शायद, व्हाट इज गैंग। गैंग क्या है? तो गैंग क्या है देखिए कि मिनरल जो होते हैं जिनको कि हम जमीन में से खोदकर निकालते हैं, खनिज, उनके साथ सारा मेटल नहीं आता है। पत्थर, कंकड़, मिट्टी, घास फूस के टुकड़े और भी कई सारी चीजें जमीन के अंदर जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो खनिज जो भी है हमारे पास, खनिज में उपस्थित अशुद्धियां जो हैं ये क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती है। पत्थर, मिट्टी, कंकड़, ये सारी चीजें है ना। तो impurities present in the ना लिखें, with the mineral are called। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे कि गैंग क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है गैंग को, इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है थर्मिट रिएक्शन क्या है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है या रेल की पटरियों को ठीक करने के लिए कौन सी रिएक्शन काम में ली जाती है जब वो टूट जाती है बीच में से, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो थर्मिट रिएक्शन जो है ये
डबल क्लियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है। क्या है थर्मिट रिएक्शन? इसके अंदर क्या किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर की रिएक्शन करवाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो Fe2O3, इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इसको क्या किया जाता है, दोनों को मिलाकर गर्म किया जाता है और गर्म करने पर हमें मिल जाता है 2Fe+Al2O3, फेरस अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये है थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा रेलवे लाइनों की वेल्डिंग करने के लिए। रेलवे लाइन्स आप जानती हैं कि ट्रेन पटरी पर चलती है और वो लोहे की बनी होती है, तो वो जो पटरी है उसमें अगर बीच में कहीं दरार आ जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो इस रिएक्शन की मदद से उसकी वेल्डिंग की जाती है और उसकी मरम्मत कर दी जाती है ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। तो ये बात हो गई हमारी थर्मिट रिएक्शन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एनोड मड या एनोड पंख क्या है। एनोड पंख क्या है, देखिए कि जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, है ना, कॉपर का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है कॉपर का, कैसे किया जाएगा, तो देखिए जब कॉपर का, ये आपने देखा होगा कि कॉपर जो होता है इसके एक एनोड और एक कैथोड बना लिया जाता है। ये है कैथोड, ये पतला बनाया जाता है, ये है एनोड, ये अशुद्ध जिसको कहा जाता है, ये हो गया एनोड और ये है कैथोड। ये कॉपर है ना, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का हमने भर दिया है सॉल्यूशन। किया क्या जाता है, देखिए इसको किसी सेल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, और ये कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, ये अशुद्ध और ये शुद्ध। किया क्या जाएगा कि जब इसमें करंट पास किया जाएगा तो करंट का पास करने पर कॉपर के जो आयंस हैं ये इस एनोड से होकर किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि धातुएं जो हैं वो धनावेशक यानी पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब ये एनोड में से निकल कर कॉपर जब यहाँ जाएगी तो धीरे धीरे ये जो कैथोड है इसकी मोटाई में तो वृद्धि होती जाएगी और इस एनोड के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, आयंस तो चले जाएंगे कॉपर के, और जो गंदगी है वो नीचे इसके पैने में इकट्ठी हो जाएगी। और ये एनोड के नीचे जो गंदगी इकट्ठी हुई है इसे ही एनोड मड या एनोड पंख कहा जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये एनोड के नीचे इकट्ठी हो रही है, भाई आयन सारे चलेंगे और गंदगी सारी यहीं इकट्ठी होती जाएगी, तो इसको कहा जाएगा एनोड मड या एनोड पंख। और मेन जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगी। तो ये बात हो गई एनोड मड की। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अमलगम। अमलगम याद होगा आप सभी को कि यदि हमने कोई एलॉय बनाया, एलॉय यानी कि जब हमने कोई मिश्र धातु बनाई और उसमें कोई भी धातु हो, लेकिन उन धातुओं में से एक धातु अगर पारा है तो वो जो अलॉय है वो क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। यानी कि मिश्र धातु के अंदर एक धातु अगर पारा है तो उसे अमलगम कहा जाएगा। इफ वन मेटल इज मरकरी इन एन अलॉय देन दिस अलॉय इज नोन एज अमलगम। क्लियर? तो हर एक पारे का होना जरूरी है, बाकी कोई भी मेटल हो सकती है और ये क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन। हिंदी में से कहा जाता है संक्षारण। तो ये आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, ये आपके क्वेश्चन चैप्टर 3 में भी आ गया है। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि आयरन जो है ये एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, यानी कि वाटर और एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने पर ये जो लोहा है ये कैसा हो जाता है, इसको काम में लेने योग्य नहीं रहता है, धीरे धीरे इसकी क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाती है और इसे कहा जाता है कोरोजन।
इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होते हैं, पुल टूट जाते हैं और कई तरह के और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गेट वगैरह को पेंट करना चाहिए, इसी से बचने के लिए ग्रीस लगानी चाहिए, ऑयलिंग की जाती है व्हीकल्स की, ये सब कोरोजन से बचने के लिए। अब जब हमने बात की कोरोजन की, तो अगला क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन या इसको हम कहेंगे गैल्वेनीकरण। क्या है ये गैल्वेनीकरण? मालूम है आपको कि कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, और ये जो जस्ते की परत चढ़ाने की विधि है इसे ही गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? संक्षारण से धातुओं को बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा? गैल्वेनीकरण कहलाएगा। ठीक है। टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, a layer of zinc is made on them। और ये जो जिंक की लेयर बनाई गई है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जिंक मेटल की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि शुद्ध सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है? तो मालूम है आपको 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। क्लियर है? और इसके साथ ही हमने जो ये चैप्टर था इसके लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमको सॉल्व कर लिया है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और जो हमें पढ़नी है वो है मिक्स्ड मेटल्स। एक तो है पीतल, ये किन मेटल्स से मिलकर बनती है? तो ये बनती है तांबा और जिंक से मिलकर। एक तो ये हो गया। एक हमें याद करना है कांसा। कांसा जो है मेटल, ये बनती है तांबे से और टिन से मिलाकर। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए 3 मेटल्स को मिक्स किया जाता है, कॉपर और निकिल, और निकिल के साथ मिक्स किया जाता है जिंक को। ये 3 मेटल्स को मिलाकर जर्मन सिल्वर को बनाया जाता है। तो इस तरह ये मिक्स मेटल्स हो गए पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर। तो थर्ड चैप्टर हमारा विद रिवीजन कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सभी हमने देख लिए हैं, और आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्पफुल रहेगी। जल्दी ही मिलते हैं लेसन नंबर 4 के रिवीजन के साथ, और जल्दी ही स्टार्ट करते हैं मैथ्स का भी रिवीजन। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी। बेस्ट ऑफ लक।